Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. और आज हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का पाठ 1 हमारे 4 और के पदार्थ। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और पदार्थ की कुछ मुख्य अन्य अवस्थाएं। तो सबसे पहली बात आती है वाष्पीकरण क्या है। नाम से इंडिकेट हो रहा है वाष्पीकरण मीन वाष्प का निर्माण होना। तो वाष्पीकरण है क्या? यह एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि सतह के कण जो है वो वाष्पीकृत होंगे। इस प्रक्रिया में कोई द्रव पदार्थ उसके क्वथनांक से कम तापमान पर अपनी वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। कोई भी द्रव है, हम उसे गर्म नहीं कर रहे, वो अपने आप से बदल रहा है किसमें? अपनी वाष्प अवस्था में। तब ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई द्रव पदार्थ बिना गर्म किए अपने क्वथनांक से कम तापमान पर अपने आप से ही वाष्प अवस्था में बदलना शुरू कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि आप एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और उसे धूप में रखते हैं, तो हम उस पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी सूख जाता है, यानी कि प्लेट के अंदर से पानी सारा सूख जाता है। तो वह है क्या? वाष्पीकरण। हमारे पेरेंट्स कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद जब धूप में सुखाते हैं तो कपड़े के अंदर से पानी अपने आप से वाष्प बदल जाता है और उसे कोई गर्म नहीं करना पड़ता। तो वो प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण। तो जब भी कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर अपनी वाष्प अवस्थाएं बदलने लगता है, तब ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जब भी वाष्पीकरण होगा उसमें शीतलता या ठंडक उत्पन्न होगी। ऐसा क्यों है? कि क्या वजह होती है कि जब भी वाष्पीकरण होगा तो ठंडक उत्पन्न होती है? ऐसा देखा जाता है कि किसी द्रव पदार्थ में सतह पर पाए जाने वाले कणों की गतिज ऊर्जा उसके अंदर पाए जाने वाले कणों की अपेक्षा अधिक होती है। कोई भी द्रव है, जैसे हम यहाँ लेके चले, मान लो ये मेरे पास कोई द्रव है और मैंने द्रव के कणों को शो करा है। हम जानते हैं द्रव के कणों के बीच दूरी अधिक होती है ठोस से और आकर्षण बल कम होता है। तो जो ये कण है, जैसे ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये सभी क्या है? सतह के कण। और जो अंदर है उन्हें क्या बोलते हैं? अंदर वाले कण। तो ऐसा देखा जाता है कि किसी द्रव पदार्थ में सतह पर पाए जाने वाले कणों की गतिज ऊर्जा उसके अंदर पाए जाने वाले कणों की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए ये कण अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। जो सतह वाले कण है अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि अन्य कणों के आकर्षण बल को छोड़कर अन्य कणों से दूर जाना चाहेंगे और वाष्प में बदल जाते हैं। अब ये वाष्प में बदल जाएंगे कौन से? अधिक गतिज ऊर्जा वाले। तो जिसके परिणाम स्वरूप बचे हुए कणों की औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है। अब ये औसत गतिज ऊर्जा का कंसेप्ट को मैं आपको जनरल सा एग्जांपल दूं। मान लो आपके क्लास के अंदर 5 या 10 बच्चे, मान लो 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों का एक टेस्ट दिया गया टीचर के द्वारा और उस टेस्ट में बच्चों के स्कोर अलग अलग आए। अब चांस की बात है कि उन 10 में से 4 ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत ज्यादा आया है, यदि वो 4 स्टूडेंट क्लास में से बाहर शिफ्ट हो जाए या किसी और सेक्शन में शिफ्ट हो जाए, तो पहले 10 स्टूडेंट के हिसाब से औसत एवरेज निकालिए और बाद में उन 4 को निकालने के बाद 6 स्टूडेंट के हिसाब से जब हम एवरेज निकालेंगे नंबर की, तो हम क्या देखते हैं कि बाद वाली एवरेज जो है वो पहले वाले से कम हो जाती है। तो एवरेज क्या होता है? औसत। तो हम जानते हैं कि इस जो वाष्पीकरण प्रक्रिया हो रही है तो उसमें सतह के कणों की गतिज ऊर्जा अंदर वाले कणों से अधिक थी। अब जब वो सतह के कण वाष्पीकृत हो गए तो उसके बाद क्या होगा? जो बाकी बचे हुए कण हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा यानी कि एवरेज क्या है वो घट जाती है और औसत गतिज ऊर्जा तापमान की अनुक्रमानुपाती है। अब एक वर्ड होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती वर्ड बना है अनुकरण करने से। अनुकरण का मतलब कहता है जैसे तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो सेम वे से औसत गतिज ऊर्जा तापमान की अनुक्रमानुपाती है। यदि औसत गतिज ऊर्जा घटेगी तो तापमान घटेगा, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। और अभी आपने पढ़ा कि जब वाष्पीकरण होगा तो औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है
तो इसका मतलब तापमान क्या है, वह भी घटेगा। इसके परिणाम स्वरूप तापमान घट जाता है, और जब तापमान घटेगा तो क्या होगा, शीतलता उत्पन्न होती है। तो यह हमारे पास वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाष्पीकरण प्रोसेस में, वाष्पीकरण प्रक्रिया में सतह के कण जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं, जिस कारण बचे हुए कणों की औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है, और औसत गतिज ऊर्जा घटने से तापमान घट जाता है, और तापमान घटने से शीतलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारे पास वाष्पीकरण है, उसकी दर, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि दर का मतलब क्या है, स्पीड, कि किन किन चीजों को या किन किन कारकों को लगाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और किन से घटेगी। तो सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल, यानी कि किसी द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो वाष्पीकरण की दर सतही क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स कपड़े धोने के बाद उसे सुखाते हैं तो वो फैलाकर सुखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो फैलाएंगे तो उस समय सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, और सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या है, वो भी बढ़ जाएगी, और इसका मतलब क्या है, कपड़े जल्दी सूखेंगे। सेकेंड पॉइंट है तापमान। वाष्पीकरण की दर तापमान के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होगा, यदि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर यानी कि वाष्पीकरण की स्पीड बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा भी है कि तेज धूप होगी तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और यदि धूप कम है तो कपड़े देरी से सूखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या होती है, किसी स्थान की वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आप जिस जगह रह रहे हैं, आपके चारों तरफ जो वायु है, उस वायु में जो जल वाष्प पाए जाते हैं, यदि वो जल वाष्प ज्यादा होंगे यानी कि उनकी मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो ज्यादा आर्द्र है, और यदि जल वाष्प कम होंगे तो वो शुष्क है। ये आपने सोशल स्टडी में भी पढ़ते हैं। तो किसी स्थान की वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, और वाष्पीकरण की दर आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। अब तक आपने पढ़ा था अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना, इट मीन्स उसको फॉलो करना, जैसे एक चीज हो रही है वैसे ही दूसरी होगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा चलना। तो वाष्पीकरण की दर आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और आर्द्रता घटेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ऐसा आपने देखा भी है कि बारिश के दिनों में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है वायु में, तो इस वजह से बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, और वैसे तेज हवा, तेज धूप का टाइम हो तो उस समय क्या है, वो बहुत जल्दी से सूखते हैं। फोर्थ पॉइंट है वायु की गति। वाष्पीकरण की दर वायु की गति के अनुक्रमानुपाती है। अब इसका मतलब क्या है, यदि वायु तेज गति से चल रही है, हवा तेज चल रही है, तो उस समय हमारे घरों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वाष्पीकरण फास्ट होगा। और यदि अपना वायु धीमी गति से चल रही है, ये कहीं वो धीरे धीरे चल रही है, तो वाष्पीकरण क्या है, वो स्लो होगा। तो ये थे हमारे पास वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के उदाहरण। अब वाष्पीकरण के यहाँ हम तीन मुख्य उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखें, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं। एसीटोन है क्या, नेल पेंट रिमूवर। जो नाखून की नेल पॉलिश होती है उसको साफ करने के लिए जो लिक्विड आता है उसे बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर। तो उसमें एसीटोन ही होता है। तो जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब एसीटोन क्या करेगा, तब एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो एसीटोन ने क्या करा, हमारे हाथ से उष्मा ले ली, उष्मा लेकर वो किसमें बदल गया, वाष्प अवस्था में, वाष्पीकृत हो जाता है। अब हमारी हथेली ने उष्मा लूज की है, यानी कि उष्मा की हानि हुई है। अब जब उष्मा बाहर निकलेगी तो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। इसी कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एसीटोन को अपनी हथेली पर डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए।
ऐसा आता है। गर्मियों में हमें सूखे कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि पानी के बहुत अच्छे अवशोषक हैं, क्योंकि पानी को, पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। यह हमारे शरीर के पसीने को अवशोषित करके वायुमंडल में इनका वाष्पीकरण बहुत आसानी से कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, शरीर के पसीने को अवशोषित किया और वायुमंडल में उसे आसानी से वाष्पीकृत कर दिया। हमने पढ़ा भी है कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। तो जब वाष्पीकरण हो रहा है, हमारे शरीर से पसीना जब जा रहा है, अवशोषित हो रहा है, तो उससे क्या है, ऊष्मा की मात्रा कम होगी, और ऊष्मा की मात्रा कम होने से वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होगी। इसी कारण हमें गर्मी में राहत मिलती है और हमें गर्मी में कूलिंग का मतलब आभास होता है, यानी कि ठंडक का आभास होता है, और हमें बहुत मतलब क्या नाम है, कंफर्टेबल फील करते हैं, सुविधाजनक फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग अपनी छतों पर, बरामदों में या मैदानों में शाम के समय पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्या है कि वो पानी क्यों छिड़कते हैं? यहाँ छिड़कते, वो पानी क्या कहा जाएगा, वाष्पीकृत होगा, कैसे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग अपनी छत पर, बरामदों में या मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी छत, बरामदों या मैदानों से ऊर्जा या ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्प में बदल जाता है। तो छत से लेगा, बरामदे से लेगा या मैदानों से ऊष्मा ग्रहण करेगा ये पानी, वह किस में बदल जाएगा, वाष्प में। और उसके बाद क्या होगा, जिन स्थानों से ऊष्मा गई है, यानी कि छत से गई है, बरामदों से गई है या मैदानों से, तो ऊष्मा को लूज करने के बाद, ऊष्मा को ये देने के बाद वो स्थान क्या है, ठंडे हो जाते हैं, और वह स्थान ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए हम अपनी छतों पर, बरामदों में या मैदानों में गर्मी के दिनों में शाम को पानी छिड़कते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारे पास वाष्पीकरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण। अब हम करने जा रहे हैं पदार्थ की कुछ अन्य अवस्थाएं। पदार्थ की कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवस्थाएं। अब तक हमने पढ़ा कि पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके अलावा भी पदार्थ की 3 और अन्य अवस्थाएं हैं। एक है प्लाज्मा, दूसरी है बीम, और तीसरी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब क्या है प्लाज्मा, ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा यह आयनीकृत गैसीय अवस्था है। जब किसी गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से अलग होकर दूसरे नाभिक से जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने किसी गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया, तो उस गैस का क्या हो जाएगा, आयनीकरण, यानी कि वो गैस आयनीकृत हो जाएगी, आयन में टूट जाएगी और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और वे इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से अलग हो जाएंगे और दूसरे नाभिक से जाकर जुड़ जाते हैं। तो इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, और इसका उदाहरण क्या है, तारे, आग आदि, ये प्लाज्मा अवस्था है। नेक्स्ट है बीम। बीम क्या होती है, बीम यह अवस्था पदार्थ की बाकी सभी अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन सबसे अलग है, क्योंकि इन चारों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन सभी अवस्थाओं में पदार्थ के कण अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। मतलब इधर उधर गति करेंगे और वो अनियमित होगी उनकी गति, इसका मतलब क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जबकि बीम अवस्था में पदार्थ के कण एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करते हैं। तो याद रखिएगा, बीम अवस्था में पदार्थ के कण एक ही दिशा में और नियमित रूप से गति करते हैं, जबकि पदार्थ की अन्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा, इन अवस्थाओं में पदार्थ के कण जो है अनियमित रूप से गति करेंगे और वो भी सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो ये डिफरेंस भी है कि बीम जो है पदार्थ की अन्य अवस्थाओं से कैसे अलग है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, नेक्स्ट अवस्था अब नेक्स्ट चीज है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीईसी यही बोलते हैं। जब किसी बहुत ही कम घनत्व की गैस, अब घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो किसी बहुत कम घनत्व की गैस जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, एग्जाम्पल दिया है वायु के घनत्व का 1/100 से लेके 1/1000 भाग।
यानी कि जो वायु का घनत्व है उसका 1/100वां हिस्सा या 1/1000वां हिस्सा उतने घनत्व वाली गैस, यानी कि बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को जब बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, हमने क्या करना है, बहुत कम घनत्व वाली गैस लेनी है और उसको बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, तब बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका निर्माण होता है और इस अवस्था को पदार्थ की शून्य अवस्था भी कहते हैं। तो अब हमने पदार्थ की यहाँ पर टोटल 6 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। ठोस, द्रव, गैस, इसे आपने मेरे सेकंड वीडियो में पढ़ा। और अब यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 और अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, एक प्लाज्मा अवस्था, बीम अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको ये पदार्थ की अवस्थाएं सभी अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये हायर क्लासेस में भी आपके पास बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तापमान के कुछ सामान्य मात्रक। जो हमारे पास तापमान है, तापमान की 2 मुख्य मात्रक हैं, एक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऐसे 0 साइन से होगा, सी सेल्सियस, और दूसरा है डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन। ये डिग्री वैसा ही है जैसा हम मैथमेटिक्स के अंदर कोण पढ़ते हैं कि 60 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये वही डिग्री है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या कि तापमान यदि हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसे डिग्री केल्विन में कैसे बदलते हैं, और क्वेश्चन आता है डिग्री केल्विन में दिया हो तो उसे डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। तापमान को डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में बदलना, इसको याद करने के लिए टेक्निक है, ध्यान रखिएगा। सेल्सियस है सी और केल्विन को के से नोट किया है। हम जानते हैं कि इंग्लिश की यदि हम अल्फाबेट की बात करें तो सी और के में से पहले क्या आता है, आप कहेंगे सी आता है, यानी कि सी छोटा अक्षर है और के बड़ा अक्षर है। तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन, यानी कि कुछ चीज जमा करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, जब भी हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन बदलना है तब हम क्या करेंगे, 273.15 जमा करना है। इसका मतलब सेल्सियस वाली वैल्यू में 273.15 इसे ऐड कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, डिग्री केल्विन। जैसे आपके पास आएगा 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलिए तो क्या होगा, 50 सेल्सियस वाला हो गया प्लस 273.15 और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 323.15 केल्विन। ये हो गया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। अब हम करेंगे डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलना। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। वही सेम केस, एबीसीडी में सी पहले आता है या के, आप कहेंगे सी पहले आता है के बाद में आता है, यानी कि के बड़ा है और सी छोटा है। तो जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ऐसे केस में डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलते समय 273.15 घटाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें सपोज करो हमें आ गया 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस, 378 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 378 माइनस 273.15, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 104.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास हो गया 378 माइनस 273.15 104.85 डिग्री सेल्सियस। तो यह है डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। और ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए और आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा
तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।